ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट की हमने प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं कि राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इन प्रॉपर्टीज़ का आपका यूज़ भी होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है। आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ का मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ, पीछे हमने इस्तेमाल भी की हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कह रहा है कि सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई से सिमेट्रिकल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्स ऑन वाई निकाल लें या वाई ऑन एक्स निकाल लें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से रिग्रेशन के अंदर एक आपका डिपेंडेंट होता था और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट होता था, यहाँ पे और एक रैंडम होता था, दूसरा कांस्टेंट होता था। यहाँ पे दोनों जो रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके पास एक्स और वाई, दोनों आपके पास जो है वो रैंडम है, ठीक है। तो चाहे आप आर एक्स ऑन वाई निकालें या चाहे आर वाई ऑन एक्स निकालें, आंसर आपका सेम आएगा। दे आर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन जब हमने रिग्रेशन में देखा था तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दे आर टू डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक है। बट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। और उसको सिम्बॉलिकली आपने कैसे लिखना है, आर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब जिस तरीके से आपका जो आर का फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, दैट इज आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, यही था आपके पास, ठीक है। और फिर उसके पास बाद जो है वो आपका बनता था एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास बनता था, ठीक है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि दैट इज़ आर एक्स ऑन वाई, ठीक है, और अगर मैं आर वाई ऑन एक्स निकालूँ तो क्या होगा, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स आ जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आ जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, समीशन वाई एक्स हो गया माइनस समीशन वाई हो गया, समीशन एक्स हो गया। ये प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों के, यहाँ पे हम ब्रैकेट भी डाल सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो वाई में चली जाएगी, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है आपकी एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों फार्मूलाज में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। आप एन समीशन एक्स वाई लिखें या समीशन वाई एक्स लिखें, एक ही बात है। यहाँ समीशन वाई इंटू एक्स समीशन एक्स कर लें या समीशन एक्स इंटू समीशन वाई कर लें, ये भी सेम है, नीचे भी सेम है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो आप चाहे पहले ये वाली टर्म निकाल लें, तो दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सो आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर वाई एक्स, और ये सिम्बॉलिकली हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको वर्डली कहें तो हम क्या कहेंगे, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, सिमेट्रिकल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो पिछले चैप्टर में हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स किए थे, ठीक है, और दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे आपके पास। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट जो था दैट इज बी, और दूसरा जो था डी था, ठीक है। इस बी को हम बी एक्स वाई ऑन एक्स भी कहते हैं, ठीक है, बी वाई एक्स। और ये जो डी है इसको हम, क्योंकि एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन से निकलता है, तो हम इसको बी एक्स वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो आप बी वाई एक्स को, जो कि वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन से निकलती है, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट हम इसको कहते हैं, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं हम इसको। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है एक वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन से निकलता है, जिसको हम बी कहते हैं, और उसको हम बी वाई एक्स भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ वाई ऑन एक्स। और जो एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन है, इससे हमारे पास जो है वो डी आता है, जिसको हम बी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। सो क्या कह रहे हैं, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो याद है आप लोगों को कि आपने इंडेक्स नंबर में भी देखा था कि फिशर्स जो है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पार्शीज। तो हमने कैसे लिखा था, फिशर्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पार्शीज। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। अब 2 पॉजिटिव वैल्यूज है तो पावर कितनी होनी चाहिए थी, 1/2। यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, बी को हम डी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दो टर्म्स हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। So this is your second property, that correlation coefficient is the geometric mean of the two regression coefficients. So if you know the two regression coefficient b and d, so you can find by using this formula correlation coefficient, ठीक है। फिर उसके बाद correlation coefficient is a pure number and does not depend upon the unit employed. correlation coefficient एक pure number है और unit से जो है वो independent है, unit से dependent नहीं है। आपने जैसे देखा correlation coefficient निकाला between height and weight of the student is computed to be 0.98,
it will be expressed simply as 0.98, neither as 0.98 inches nor as 0.98 pounds. ठीक है, तो x और y वेरिएबल्स डेफिनेटली दे आर वेरिएबल, उनके साथ कोई ना कोई यूनिट इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब आप दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन निकालते हैं तो उस कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई यूनिट एम्प्लॉय नहीं होगा. सो हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर और डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट. सिंपली हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट एम्प्लॉयड. ठीक है, तो कोई भी यूनिट नहीं लगेगा, ना हाइट लगेगा, ना इंचेस लगेगा, ना पाउंड लगेगा, ना रुपीज़ लगेगा, कुछ भी नहीं आपने उसके साथ लगाना. इट्स अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट. तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई. चौथी जो प्रॉपर्टी है दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट. ये मैं आप लोगों को पिछले भी करवा चुकी हूँ, जिसमें आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपने यू और वी और डी वेरिएबल का इस्तेमाल किया था. ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वो क्या कह रहा है कि ऑरिजिन से भी इंडिपेंडेंट है और स्केल से भी इंडिपेंडेंट है. मीन्स इंडिपेंडेंट का क्या है कि उसका चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. बाय दिस वी मीन दैट इफ वी टेक डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम सम सूटेबल ऑरिजिन, ठीक है, या तो हम डेविएशंस ले लें एक्स और वाई की किसी भी सूटेबल ऑरिजिन से, और या फिर हम ट्रांसफॉर्म कर लें एक्स और वाई को यू और वी वेरिएबल में. तो जब हम यू और वी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमने देखा था कि चेंज ऑफ ऑरिजिन भी हो रहा था और चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा था, जो कि हमने पिछला फार्मूला यूज़ किया था. इट विल नॉट अफेक्ट द कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था. मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल करके दिखाई थी कि देखा था हमने, यही सेम क्वेश्चन था, एक्स और वाई वेरिएबल्स थे आपके पास और हमने डी वेरिएबल यूज़ किया था, चेंज ऑफ ऑरिजिन किया था सबट्रैक्ट करके. तो इससे भी आंसर 0.703 आ रहा था. और जो पिछला एग्जाम्पल था सेम डाटा था और इसमें उसने चेंज ऑफ ऑरिजिन नहीं किया बल्कि ओरिजिनल फार्मूलाज के साथ काम किया, तब भी आंसर आपका सेम आ रहा था. ठीक है, तो वो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि ना ही इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट पे चेंज ऑफ ऑरिजिन का कोई इफेक्ट है, ना ही चेंज ऑफ स्केल का कोई इफेक्ट है. The correlation coefficient computed in example 7.6 by taking deviations of x and y from 62 and 65 respectively is the same as in example 7.5 that is computed without taking deviations, जो भी मैं अभी आपको बता के आ रही हूँ. So symbolically हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो r x y वेरिएबल के दरमियान निकला है वो r u और v वेरिएबल के दरमियान जो निकला है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है. ठीक है, चाहे आप x और y वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें, चाहे आप u और v वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लें, आंसर दोनों से सेम आएगा. ठीक है, आपने देखा था ना यू और वी वेरिएबल का जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये चेंज होता है. सिंपली जहाँ एक्स और वाई है वहाँ पे यू और वी आ जाता था. बाकी आपने कोई ना एडिशन की है, ना कोई सब्ट्रैक्शन की है. ठीक है, दोनों से आंसर आपका सेम आ रहा था फॉर्मूलाज में जो हमने यहाँ पे किया था. तो इसको हम जो है वो आर यू वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो वेरिएबल आपका है आर यू वी, ठीक है, ये आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर यू वी. ठीक है, और ये जो है आपका, हम इसको डी भी कह सकते हैं, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे नोटेशन से. तो ये जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एक्स वाई, तो क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान निकल रहा है. ठीक है, और ये जो है यू और वी वेरिएबल्स के दरमियान निकल रहा है, ये वाला. ठीक है, सो जो है आपके पास यू कैन से कि आपके पास जो जब हम इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आर एक्स वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम एक्स और वाई वेरिएबल और कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम यू और वी वेरिएबल, दे आर कम्स आउट टू बी सेम. ठीक है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्केल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल. ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1. कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर की वैल्यू है वो -1 से +1 के दरमियान लाई करती है. जैसे आप लोगों का स्क्यूनेस का मैयर था ना, वो भी माइनस से +1, -1 एंड +1 लाई करता था. इसी तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान लाई करती है. एंड इट कैन नॉट बी लेस देन -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. सो सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +1. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये -1 से +1 के दरमियान है. आर की वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर 0 आ जाती है तो हम कहेंगे नो कोरिलेशन, नो लीनियर कोरिलेशन. अगर आपकी आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 आएगी तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर एग्जैक्टली +1 आ जाएगी तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना है और इनको जो एप्लीकेशन है वो भी आप लोगों ने देखनी है. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में भी और यहाँ से एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ये भी हम ये आप करने हैं आपने भी, और मैं भी आप लोगों को भी बता देती हूँ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट.